वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस का डीओ की तरफ से जो एनुअल एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, उसी को करवाने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर दिया है, मैथ्स का भी कर दिया है, और भी बहुत से सब्जेक्ट कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब इस वीडियो में पूरा पेपर आंसर के साथ करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन ए में। ये कह रहा है अगर हम एक ही प्रकार के पौधों को उगाते हैं ना, एक ही प्लेस पर बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो आपकी बुक में पहला चैप्टर है, उसी में से है, तो इसका आंसर क्रॉप आ जाएगा। देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कैसे आपके लिए बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जब आप इस प्रकार की मेहनत को देखोगे ना, तो पक्का पक्का वीडियो को लाइक जरूर करोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छे से आपके लिए सॉल्व करके लाया हूँ। ओके, अब फटाफट एक एक करके हम करते हैं। तो पहला आपको क्लियर हो गया, जब एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में पौधों को उगाया जाता है जो एक प्रकार के होते हैं, ठीक है, सेम काइंड के होते हैं, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, एक ही प्लेस पे किया जाता है, लार्ज स्केल में किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर सेकंड है, ये कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। आपसे पूछ रहे हैं कि अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, यीस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पेड़ों को काटना। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है अगर प्यूबर्टी में चेंज हो रहा है और उस प्यूबर्टी को चेंज को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है। द चेंजेस दैट अकर्स एट प्यूबर्टी आर कंट्रोल्ड बाय, आंसर आ जाएगा हॉर्मोन्स। ठीक है। ठीक है, इन चारों में सबको बताना है हॉर्मोन्स। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई हम अपने आप पहले सॉल्व करेंगे, तो वो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, आप डी की साइड से मतलब डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और फिर जैसे करने के बाद आप अपने आंसर देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इन 12 में से आपके कितने सही निकले एमसीक्यू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा था चेंजेस दैट अकर्स एट प्यूबर्टी आर कंट्रोल्ड बाय, तो ये तो हो गया था हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ ही लिया था। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट 5वें नंबर पर ये कह रहा है अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड। ये कह रहा है वो केमिकल प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें किसी सब्सटेंस से अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हीट प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो वो कहलाता है कंबशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। ये कह रहा है वो कम से कम वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। देखो, वो लोएस्ट जो टेम्परेचर होता है ना, जिसपे कोई चीज जलना शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। देखो, अब पहले क्या होता था, पहले ये वर्ड लिखे आते थे, आपको डेफिनेशन देनी पड़ती थी। अब डेफिनेशन दे दी, आपको बताना वो किसकी डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बता दोगे टैप वाटर, मतलब किस में से करंट जो है ना पास हो जाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा था, तो टूटी के पानी से जो है करंट आराम से पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। ये कह रहा है वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो जो कॉपर है वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, इन चारों में से किस में डिपॉजिट होगा कॉपर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका,
कैथोड। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स इज, देखो एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? देखो दोनों में से जो ताकतवर होगा उसकी बात मानी जाएगी ना। अगर ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से लग रहा है 300 न्यूटन का, तो कौन जीतेगा? ये चीज जीतेगी। तो 400 में 300 गए, 100 बचे। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका बी। ठीक है, ये कह रहे जो साउंड ट्रेवल्स करती है ना, वो किस में करती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? भाई सभी में करती है। ठीक है, और ये कह रहे जो लाउडनेस होती है ना साउंड की, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे। ये लाउडनेस है ना, तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अभी 12 तक हो गए। अब हम करेंगे जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखिए ये डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख लो कौन कौन से हैं, और फिर आंसर शीट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है नेम 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। आपको बताना है कि जो मेजर टाइप्स क्रॉप्स है ना जो इंडिया में ग्रो की जाती है वो कौन सी है। तो आप बता दोगे एक खरीफ क्रॉप है, दूसरा रबी क्रॉप है, नंबरिंग डाल देना। फिर खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल राइस हो गया और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल व्हीट हो गया। और जो बच्चे अच्छे से वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वो इनके एग्जाम्पल जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, 2 और। ठीक है, फिर ये और है, ये कह रहा है वाई प्रिपरेशन ऑफ सोइल इंपॉर्टेंट बिफोर सोइंग। ये कह रहे मिट्टी को तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जो है ना बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे ना, तो मिट्टी ढीली नहीं हो पाएगी, लूज नहीं हो पाएगी। उसमें जो एरेशन है, मतलब हवा अंदर आर पार होना, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो है जड़ जो होती है ना, जड़ वो ज़्यादा गहरा तक नहीं जा पाएगी। और जो सोल फर्टिलिटी जो इंक्रीज होती है ना, मिट्टी के अंदर जो ताकत बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स है या पूरा आराम से लिख देना। ठीक है, ये कह रहे 2 चेंज बताइए जो लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान चेंज होते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो 2 चेंज बताने जो लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान होते हैं। तो आप बता दो कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। ठीक है, तो फेशियल हेयर मतलब जो मुंह पर जो है ना दाढ़ी मुंह छाने लग जाती है। और जो वॉइस होती है ना, वॉइस वो थोड़ी डीप हो जाती है क्योंकि वॉइस बॉक्स जो होता है ना उसकी में ग्रोथ आ जाती है इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 4th नंबर पर, ये कह रहा है कोक क्या है, इसका एक यूज बताइए। आप बोलोगे कोक जो वो टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और जो कि कोयले से हमें प्राप्त होता है। और फिर बताओगे इसका यूज क्या है। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। दूसरे का आंसर आप बताओगे कि जो कोक है ना ये फ्यूल के रूप में यूज होता है और ये स्टील इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के भी काम आता है। ये कह रहा है हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड। ये कह रहे पेट्रोलियम कैसे बनता है। आप बोलोगे जो पेट्रोलियम है ना वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जानवर मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं ना, जब जमीन के अंदर वो बिरुड़ रहते हैं, दफन हो जाते हैं, तो कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। उनमें हाई प्रेशर पड़ता है, हाई टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, और जैसे अगर कई बच्चे सोचेंगे सर ये प्लांट्स तो कोयले से जुड़े हुए हैं ना, तो आप प्लांट्स का नहीं लिखना चाहिए, मत लिखो, एनिमल्स का भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन प्लांट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है पेट्रोलियम में। ठीक है, नहीं तो आप डेड एनिमल्स कर लो। ओके, अगर आपको इसमें जैसे बुक के अकॉर्डिंग है तो आप इतना कर लो। ठीक है, इसे हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको एक एग्जांपल देना है। ठीक है, फ्रिक्शन का जो फायदा भी देता हो और नुकसान भी देता हो। आप बताओगे फ्रिक्शन की मदद से ना हम चल सकते हैं, फिसलेंगे नहीं। अब नुकसान क्या है? आप बोलोगे फ्रिक्शन की वजह से ही ना जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो वियर टियर होने लग जाते हैं, टूट फूट होने लग जाती है उनमें। फिर उसके बाद सेक्शन सी पर आ जाइए। सेक्शन सी है
देखो जहां पर ये लिखा होता है ना ए और बी, तो दोनों में से एक करना होगा आपको एग्जाम में, पर यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया आपको 3 यूज बताने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमें डेली लाइफ में काम आते हैं। तो आप पहले नंबर पे बताओगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे यीस्ट हो गया, इसका प्रयोग जो है वो ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, आप बोलोगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसका प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है। आगे आप लिखना चाहो तो लैक्टोबैसिलस लिख सकते हो। तीसरा फायदा बता दोगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ना हम दवाइयाँ बना पाते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर आप इसके नाम बताना चाहे तो बता सकते हो, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे यूज पूछा इतना सफिशिएंट है। अब अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव टू एग्जांपल्स। तो आप बोलोगे एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है डेट किल, जो किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी ग्रोथ को रोक देती है या उन्हें मार देती है। ऐसी दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छे कौन से, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको अलग अलग टाइप बताने फ्रिक्शन के। तो आपने पढ़े होंगे, पहला नंबर स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक क्या होता है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो सीधी रेखा में होता है ना, चलती चीज को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना, फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस, और जब दूसरे सरफेस पर वो स्लाइड करता है ना, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे कोई चीज सरक रही है इस तरीके से। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन तब एक्टिंग करता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन ए सरफेस, जब एक सरफेस पे रोल करवाते हैं उसको। आपने मेट्रो में देखा होगा ना, जब सामान को किस तरीके से अंदर या बाहर किया जाता है और चेकिंग भी होती है ना, वो रोलिंग वाले लगे होते हैं, है ना, वहां से आप देख सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं 8वें क्वेश्चन में, यही अभी ये कह रहे हैं व्हाई डू कैमल्स हैव ब्रॉड फीट। जो कैमल होते हैं उनके चौड़े फीट के होते हैं। आप बोलोगे कैमल्स के जो है ब्रॉड फीट इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के वेट को फैला सके ओवर अ लार्ज एरिया, जो इतने बड़े क्षेत्र है उसमें। अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना, वो रेत में धंसता चला जाएगा। तो आगे लिखा है दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड, इसकी वजह से वो मिट्टी में धंसता नहीं है। एंड हेल्प्स देम वॉक इजिली इन डेजर्ट, और इजिली जो है ना, इजिली डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में इजिली वो चल पाता है। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहे हैं व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। ये कह रहा है कि जो प्रेशर होता है ना लिक्विड का, जैसे जैसे वो गहराई में जाता है वो बढ़ता क्यों चला जाता है। आप बोलोगे एज डेप्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द अमाउंट ऑफ लिक्विड एबव इंक्रीजेस। तो जो अमाउंट होती है ना लिक्विड की, वो बढ़ती जाती है। जैसे आप नीचे जा रहे हो तो पानी की मात्रा ऊपर बढ़ती चली जाएगी ना। हाँ या ना, आप नीचे जा रहे हो पानी की मात्रा बढ़ रही है। अब पानी की मात्रा बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है, लिक्विड का वेट बढ़ रहा है, और जब लिक्विड का वेट बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। बस आंसर आ गया। देखिए अब हम आ गए हैं सेक्शन डी पर, और यहाँ पर जो सेक्शन डी है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से ना मैं ये जो रेड कलर यूज किया, ब्लू कलर इसके लिए यूज कर दूंगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला पार्ट है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। ये कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इन दोनों में से। तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा था यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज। ये कह रहा है जब मेल और फीमेल गैमेट जब जुड़ जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होना।
फिर नेक्स्ट ये कह रहे इन ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है हम, ये कह रहे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ओवेरी में होता है या ओविडक्ट में होता है? तो आप बता दोगे कि ये ओविडक्ट में होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। फिर ये कह रहे द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। देखो जो बच्चे पैदा करते हैं ना जीव, उन्हें विविपोरस कहते हैं, और जो अंडे देते हैं ना अंडे, उन्हें ओविपोरस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। ये कह रहा है जब लार्वा एकदम एडल्ट बन जाता है, इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है? तो आपको इन दोनों में से बताना है, तो मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। अब मैचिंग, देखो ये आंसर सामने सामने किए गए हैं, आप ये देख रहे हैं ना, इस मैचिंग के आंसर हैं। तो आप बताइए कि जो एलपीजी है ये क्या यूज है? डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है ना। एलपीजी का प्रयोग घरों में यूज किया जाता है। इग्निशन टेम्परेचर का यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, ठीक है ना। और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज जलना शुरू हो जाती है उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है? रैपिड कंबशन है। फॉस्फोरस क्या है? हैज अ लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो ज्वलन ताप होता है ना, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। और एक्सप्लोजन क्या है? ये मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड देना अचानक। अच्छा, मैं आपको यह बता रहा था कि जो मैचिंग है ना, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो सामने सामने आंसर लिख दो, या आप ऐसे लिख कर, ठीक है ना, मैचिंग कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन इसका मतलब पक्का आएगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये बॉक्स आपको खुद बना लेना, ठीक है। तो ये क्या मैंने कहा बच्चों को बता देंगे, ठीक है। इस तरह 3 पॉइंट हो गए। 3 नंबर का तो 3 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। तो रेगुलर क्या है? बोलोगे स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, और ये रफ में होता है। और इसमें रिफ्लेक्टेड रेस आर पैरेलल होती है, इसमें रिफ्लेक्टेड रेस जो है स्कैटर होती है। इसमें क्लियर इमेज बनती है, इसमें नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। और आप रिफ्लेक्शन की अगर पिक्चर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ प्लेन पर, ऊबड़ खाबड़ पर, इसमें देखो आता तो पैरेलल है और जाता भी पैरेलल है, रेगुलर है ना। और इसमें आता तो पैरेलल है लेकिन जाता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये दोनों आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाई कांट वी सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। हम अंधेरे में जो है ना ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते? तो आप बोलोगे वी कांट सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क बिकॉज देयर इज नो लाइट टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज। क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी तो हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे। फिर ये और वाला कह रहा है कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर ना बोला गया कि आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लो क्या है ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो दोनों इक्वल होते हैं। और ये कहता है दूसरा पॉइंट में कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे, वो तीनों एक ही पॉइंट पर आएंगे। अब आपको इसकी पिक्चर बना के जरूर दिखानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लोगे। और फिर आप इस तरीके से एक इंसिडेंट रे दिखाओगे, और फिर यहीं से एक रे और प्रोड्यूस होगी जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और फिर आपको इसी में एक और रे दिखानी होगी जो बिल्कुल इसमें 90 की जानी चाहिए, ठीक है। तो पूरा आप यहाँ पे बिल्कुल सही से बना के दिखा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल आई है ये, और ये एंगल ये आई है, और ये एंगल आर है, ठीक है। आपने बुक में देखा होगा, वहां से अच्छे से बना लेना, ठीक है। और ये आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप बताओगे इंसिडेंट रे है, इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे है, और इस लाइन का नाम, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये नॉर्मल रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, पूरा पूरा लिखना डिटेल में, ठीक है।
और फिर ये आप थ्योरी लिख देना। फिर नेक्स्ट है कि आपको डिफरेंस बताना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बताओगे जो रियल इमेज होती है ना उसे स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, ठीक है, और फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ये जो एक्चुअल जब इंटरसेक्शन होती है रे तब बनती है। और वर्चुअल इमेज बताओगे कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते, और फॉर्म बाय अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ठीक है। तो ये जो है ना एक तरह का अपरेंट इंटरसेक्शन होता है ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में आप इसका एग्जांपल लिख देना यहाँ पे, या लिख देना कॉनकेव मिरर में। क्या लिख दोगे? कॉनकेव मिरर, CONCAV, कॉनकेव मिरर में होता है ये। और ये आप लिख दोगे कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो कई बार पूरा पूरा करते करते कुछ एक आधा चीज छूट जाती है ना, तो उनको वीडियो में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई है। तो यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन है, आपको इसे पढ़ना है फिर इनके आंसर देने हैं। ये कह रहे हैं जो फॉरेस्ट आर द कॉल्ड द लंग्स फॉर अवर अर्थ, जो फॉरेस्ट है वो हमारी धरती के लंग्स हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। और जो डिफोरेस्टेशन होता है ना एग्रीकल्चर की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। हम क्यों काटते पेड़? खेती की वजह से, शहरों की वजह से, शहर बनाने, एंड टिम्बर, लकड़ी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम पेड़ों को काट देते हैं, जो नेचर का जो बैलेंस होता है उसे बिगाड़ देते हैं। अब जब नेचर बैलेंस का बिगाड़ेंगे तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएगी, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, कहीं पर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जीव जंतु जो है वो बस नहीं पाएंगे। और इससे क्या होगा, जो कंजर्व है ना फॉरेस्ट, जो जंगल है, तो वो नहीं बच पाएंगे। तो हमें जंगल को कंजर्व करना है। कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, हमें जो है एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वाइल्ड लाइफ जो है जीव जंतु उनको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ेगी, नेशनल पार्क बनाने पड़ेंगे, और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने पड़ेंगे। ये कदम उठाने पड़ेंगे। देखो बहुत आसान है, सारे आंसर इससे मिल जाएंगे। और इनको बिल्कुल मत छोड़ना। ये कह रहा डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं होगा इसका मीनिंग एक आधे का, आपको खुद बताना पड़ेगा कि होता क्या इसका मीनिंग, ठीक है। और ये कह रहा अगर पेड़ काटेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 आपको एरिया बताने हैं इंडिया में, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे मतलब पेड़ों को काटने नहीं दिया जाता। और आपको बताना है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो इससे बैलेंस मेंटेन कैसे होगा नेचर का। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना, जंगल साफ कर देना। और ये कह रहा है अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये इसमें लिखा था। अगर हम पेड़ काटते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, ये लिखा फ्लड आ जाएगा, ड्रोट आ जाएगा। यहीं पे हमें पैसेज में सारा मेंशन था, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी में जो है ना कमी आ जाएगी। आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर ढूंढ के लिखना, ठीक है। ये कह रहे 2 प्रोटेक्टेड एरिया बताओ, तो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, काजीरंगा नेशनल पार्क। नहीं तो आप अगर जैसे आपको एग्जांपल नहीं पता तो आप यही लिख देना, यही सारे तो हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है हाउ डज द अफॉरेस्टेशन, अगर हमने पेड़ लगाए तो क्या फायदा मिलेगा। आप बोलोगे इससे ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव होगा, मिट्टी जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आप या फ्लड पे कंट्रोल आ जाएगा, ड्रोट पे कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है पेट्रोलियम जो है ना उसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। और ये जो है ना एक डार्क ऑयली लिक्विड है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, और इसमें से बहुत सारी चीजें हम बाहर निकालते हैं, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं। मतलब जो कच्चा तेल है ना क्रूड ऑयल, इसमें से जब हम बहुत सी चीज निकाल रहे हैं ना, इसे रिफाइनिंग कहेंगे। तो रिफाइनरीज में क्या क्या चीज निकाली जाती है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, LPG।
ठीक है, तो ये कह रहा है, और ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। ये कह रहा है, आप बताइए व्हाट इज पेट्रोलियम कॉमनली नोन एज। ये जो पेट्रोलियम है ना, इसको आम भाषा में आजकल क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं। ये कह रिफाइनिंग पेट्रोलियम क्या होती है, मतलब रिफाइनिंग करना क्या होता है। और ये कह रहा है 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताइए, उसके यूज बताइए। फिर ये कह रहा है वाई इट इम्पोर्टेंट टू यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइजली। हमें पेट्रोलियम की से जो बनने वाली चीज है ना, उसको बहुत सोच समझ के यूज क्यों करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज पेट्रोलियम कॉमनली नोन एज। तो पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है, हमें पता है क्रूड ऑयल, पैसेज में हमने शुरू में पढ़ लिया था। ठीक है, लिखा था ना। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अभी हमने पढ़ा था कि रिफाइनिंग किसे कहते हैं, जब हम इस क्रूड ऑयल में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ निकालते हैं। पैसेज में लिखा था ना, क्या क्या चीज़ निकालते हैं हम पेट्रोलियम में से, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन। ठीक है, पर इसे नाम पूछे नहीं थे तो हमने बताया नहीं। आप लिखना चाहे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये कह रहा है 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताइए, उसके यूज बताइए। तो पेट्रोल और केरोसिन लिखा। पेट्रोल बता दो कि इसका यूज जो व्हीकल्स के रूप में होता है, और केरोसिन का प्रयोग जो स्टोव या लैंप के लिए होता है। ये कह रहे हैं वाई इज इम्पोर्टेंट टू यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाइजली। हम समझदारी से इसका यूज क्यों करें। आप बोलोगे क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये अपने आप लिखना था आपको। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और पोल्यूशन भी फैलाएंगे। ठीक है, पोल्यूशन भी फैलाते हैं और ख़त्म भी हो जाएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए 14 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है अरुण कनेक्टेड a battery, a bulb and a graphite electrodes in a beaker containing distilled water। देखो डिस्टिल वाटर था, उसमें इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। उसने नोटिस करा कि बल्ब जला ही नहीं है। जब उसने क्या करा, एसिड डाला, उस थोड़ी सी बूंद डाली, ठीक है, उस डिस्टिल वाटर के अंदर, तो बल्ब जलने लग गया। वो भी हल्का हल्का, फिर लेकिन जल रहा था। पहले तो बिल्कुल नहीं जल रहा था। ये कह रहे व्हाई डिडंट द बल्ब ग्लो इन डिस्टिल्ड वाटर। बताओ बल्ब जो है क्यों नहीं जला, फिर बाद में बल्ब क्यों जल गया। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, करते हैं इसका आंसर। तो पहला है कि व्हाई डिडंट द बल्ब ग्लो इन डिस्टिल्ड वाटर। तो पता है बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और उसमें कोई डिजोल्व सॉल्ट भी नहीं था, नमक भी नहीं था। ये कह रहे व्हाई डिड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग आफ्टर एडिंग एसिड। मतलब बल्ब जलने क्यों लगा जब हमने उससे एसिड डाला। क्योंकि आप बताओगे, क्योंकि एसिड जो है ना, वो आयंस दे देगा, जिसकी वजह से बल्ब जो है जलने लग जाएगा। तो नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट, या व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शोज अबाउट द प्योर एंड इम्प्योर वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, और जो इम्प्योर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ठीक है, ये कह रहे 2 लिक्विड बताओ जिसमें से करंट पास हो जाता है। ये जो कंडक्टर है, आप बोलोगे टैप वाटर या लेमन जूस। आप कोई और भी दे सकते हैं एग्जांपल जिसमें से करंट पास हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि ने नोटिस करा व्हेन ही प्लग्ड अ स्टैच रबर बैंड। जब वो एक रबर बैंड को स्टैच कर रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, इट प्रोड्यूस साउंड, तो वो एक आवाज पैदा कर रहा है। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द बैंड वाज वाइब्रेटिंग, और बैंड जो है ना वाइब्रेट भी कर रहा है, कंपन कर रहा है while producing the sound, जब साउंड पैदा हो रही है। he repeated the same with a tuning fork, उसने सेम चीज ट्यूनिंग फॉर्क के साथ की, and found that it too, उसने ये भी देखा कि वो भी वाइब्रेट होता है तो साउंड पैदा करता है। तो उसके टीचर ने बताया बेटा वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट तेजी से आगे पीछे होता है, और इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आ गया। अभी बोल रहे वाइब्रेशन क्या होता है, तो इसका आंसर तो अभी इसी में मिल गया। ठीक है, कि वाइब्रेशन क्या होता है, बैक और फोर्थ होना। ये कह रहे व्हाट हैपेंस टू साउंड व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप। बताओ जब वाइब्रेशन रुक जाएगा तो साउंड क्या होगी, बंद हो जाएगी। ये कह रहे एक एग्जांपल देके बताइए वेयर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, जहां पर वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा हो रही हो। आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। हम जो वोकल कोड हमारा वाइब्रेट हो रहा है तभी तो मेरी आवाज निकल रही है। ये कह रहा है किसी भी एक मीडियम का एग्जांपल दो
नहीं, उस मीडियम का एग्जांपल दो जिसमें सबसे ज्यादा तेज साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या होता है पहले ही पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का आगे पीछे गति करना। ठीक है, वाइब्रेशन इज द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू साउंड व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप। मतलब क्या होगा जब वाइब्रेशन रुकेगा तो आप बोलोगे साउंड आना बंद हो जाएगी। ये कह रहा है आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, वाइब्रेशन का जो प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर हमने बेल का लिख दिया, आप किसी का भी लिख सकते हो, रिंगिंग बेल हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, वोकल कॉर्ड का भी लिख सकते हो। आपको एक मीडियम बताना है, वो मीडियम बताना है जिसमें सबसे तेज आवाज जाती है, तो वो कौन है, सॉलिड। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। इस तरह से जुड़े रहना, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।